हेलो एवरीवन, हम क्लास 9th की हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चैप्टर 2 जो कि है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। नाउ अब हम इस वीडियो में रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। In one of the least industrialist of European states, the situation was reversed. Socialists took over the government in Russia through the October Revolution of 1917, the fall of monarchy in February 1917, and the event of October are normally called the Russian Revolution. How did this come about? Were the social and political condition in Russia when the revolution occurred? To answer these questions, let us look at Russia a few years before the revolution. Now, यूरोपियन स्टेट में जो लीस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री थी वो रशिया थी, लेकिन यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो बड़ी ही उल्टी थी। जो रशिया था, रशिया में सोशलिस्ट ने गवर्नमेंट को ओवरटेक कर लिया और जो मोनार्की थी उसको उठाकर बाहर फेंक दिया। जब सोशलिस्ट ने रशिया की गवर्नमेंट को ओवरटेक किया था तो उन्होंने अक्टूबर रेवोल्यूशन के जरिए, जो कि 1917 में हुआ था, उसके जरिए रशियन गवर्नमेंट में अपना हिस्सा ले लिया, मतलब अपना हक जमा लिया। ठीक। अब जो मोनार्की, जो फरवरी में 1917 फरवरी को मोनार्की को हटा दिया गया और जितने भी इवेंट्स अक्टूबर में हुए उसको लगभग कुल मिलाकर रशियन रेवोल्यूशन कहा गया। अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे हुआ। उस समय जब रेवोल्यूशन अकर हुआ था तब वहाँ की सोशल और पॉलिटिकल स्थिति क्या थी रशिया में। ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चन जानने के लिए हमको रेवोल्यूशन से पहले रशिया में क्या चल रहा था उसके बारे में जानने की जरूरत है। नाउ द रशियन एम्पायर इन 1914। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे रशियन एम्पायर के बारे में। इन 1914 Tsar Nicholas II ruled Russia and its empire. Beside the territory around Moscow, the Russian Empire included current-day Finland, Latvia, Lithuania, Estonia, part of Poland, Ukraine, and Belarus. It stretched to the Pacific and comprised today's Central Asian states as well as Georgia, Armenia, Azerbaijan. The majority religion was Russian Orthodox Christianity, which had grown out of the Greek Orthodox Church, but the empire also included Catholics, Protestant, Muslims and Buddhists. जो 1914 में जार निकोलस द्वारा रशिया चलाया जा रहा था और वो उसके एम्पायर, ठीक है, और वो उसका पूरा साम्राज्य था। तो ये कहें जो एम्परर था रशिया में 1914 में वो जार निकोलस II थे। ठीक है। अब जो उसका एम्पायर था, उसका जो पूरा साम्राज्य था, मॉस्को के अलावा जो रशिया था उसमें आज के टाइम पे फिनलैंड, लतविया, लिथुनिया और इस्टोनिया और कुछ पोलैंड के हिस्से, यूक्रेन और बेलारूस भी शामिल थे। जो रशिया थी, जो जार निकोलस का जो एम्पायर था वो स्पेसिफिक से लेके सेंट्रल एशिया तक फैला था, जिसमें जॉर्जिया, आर्मेनिया और अज़रबैजान शामिल थे। ठीक है। रशिया में जो मेजॉरिटी में जो धर्म था, जो रिलीजन था, वो था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को फॉलो करते थे, या ये कहें जिसको वो मानते थे। ठीक है। इसके अलावा जो रशियन एम्पायर में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम, बुद्धिस्ट भी लोग शामिल थे, धर्म भी शामिल थे। नाउ अब बात करते हैं रशिया के इकोनॉमी और सोसाइटी के बारे में। At the beginning of 20th century, the vast majority of Russia people were agriculturists. About 85% of Russian Empire population earned their living from agriculture. This proportion was higher than in most European countries. For instance, in France and Germany, the proportion was between 40% and 50%. In the empire, cultivators produced for the market as well as for their own needs, and Russia was a major exporter of grain. तो जब 20th सेंचुरी की शुरुआत हो रही थी तो रशियन की जो पॉपुलेशन थी, रशियन के जो पीपल थे, उसमें आधे से ज़्यादा लोग एग्रीकल्चरिस्ट थे, या तो ये कैसे आधे से ज़्यादा लोग किसान थे। ठीक है। जिसमें से 85% जो
रशियन एम्पायर पॉपुलेशन थी, जो 85% जो रशियन एम्पायर में जो पॉपुलेशन रहती थी, जो जनसंख्या थी, वो एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। तो उसकी जो रोजी रोटी थी, जो जीवनी थी, वो एग्रीकल्चर पर निर्भर थी। ठीक, तो ये जो निर्भरता थी, ये जो प्रपोर्शन था, ये कई यूरोपियन कंट्रियों से कई गुना ज़्यादा था। अगर हम फ्रांस और जर्मनी की बात करें तो ये जो प्रपोर्शन था, जो कि एग्रीकल्चर पर निर्भर वाला जो प्रपोर्शन था, फ्रांस में 40% था और जर्मनी में 50% था। तो जो जो रशियन एम्पायर था, वहाँ पे जो कल्टीवेटर्स थे, या ये हम कहें जो किसान थे, वो मार्केट के अलावा अपनी ज़रूरतों के लिए भी प्रोड्यूस करते थे। और उस टाइम पे जो रशिया था, वो मेजर एक्सपोर्टर था अनाजों का, या कहें जो भारी मात्रा में जो निर्यात होता था ग्रेन का, वो रशिया द्वारा होता था ना। Industries was found in pocket. Prominent industrial areas were St. Petersburg and Moscow. Craftsmen undertook much of the production, but large factories existed alongside craft workshop. Many factories were set up in the 1890s, when Russia's railway network was extended and foreign investment in industry increased. Coal production doubled, iron and steel output quadrupled by the 1900s. In some areas, factory workers and craftsmen were almost equal in number. तो जो उस टाइम पे जो रशियन थी, जो रशियन एम्पायर था, उस टाइम पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी। ये एक फ्रेज है, इंडस्ट्री वॉज फाउंड इन पॉकेट्स। इसका मतलब यही है कि उस टाइम पे रशिया में जो इंडस्ट्री थी, वो गिनी चुनी इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, और जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया थे, जो जाने माने जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, वो सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को थे। वहाँ के जो रशिया के जो क्राफ्टमैन थे, उन्होंने प्रोडक्शन का आधे से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेकर रखा था, जबकि वहाँ पे जो लार्ज फैक्ट्रीज थी, वो क्राफ्ट वर्कशॉप के साथ साथ एग्जिस्ट करती थी। उसके बाद भी जो क्राफ्टमैन थे, उन्होंने कई गुना ज़्यादा अपने हाथों पर प्रोडक्शन का काम लेकर रखा था। कई फैक्ट्रियाँ तो 1890s के बाद सेटअप हुई हैं। ठीक है, और ये तब सेटअप हुई जब रशियन रेलवे जो नेटवर्क था, वो फैल रहा था, और उस समय फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो इंडस्ट्री में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा था, वो भी बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो जब रेलवे रेलवे नेटवर्क फैलने लगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में बढ़ने लगा, कई फैक्ट्रीज सेटअप होने लगी, तो जो कोल प्रोडक्शन था वो डबल हो गया, और आयरन और स्टील का जो आउटपुट था, जो फिनिश गुड था, वो क्वार्टरबल हो गया, यानी दुगना चौगुना बढ़ गया। ठीक है, लेकिन 1900 आते आते जो कुछ एरिया थे, जहाँ पे कई ऐसे एरिया थे जहाँ पे जो वर्कर्स थे, फैक्ट्री वर्कर्स थे, और जो क्राफ्ट्समैन थे, उनकी जो संख्या थी वो लगभग बराबर हो गई थी। Most industry was the private property of industrialists. Government supervised large industry to ensure minimum wages and limited hours of work, but factory inspector could not prevent rule being broken. In craft units and small workshops, the working day was sometimes 15 hours compared with 10 or 12 hours in factories. Accommodation varied from room to dormitories. Now, जो बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट की प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति थी। ये जो कारखाने थे, वो कई इंडस्ट्रियलिस्ट के निजी संपत्ति थी। जो गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो सुपरवाइज करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को, और इस बात की तसल्ली करती थी कि जो वर्कर्स हैं, जो वर्कर्स इन बड़ी फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम मिनिमम वेजेस मिले, और जो उनकी वर्किंग आवर्स हो, वो भी लिमिटेड हो। ठीक है, बट जो फैक्ट्री इंस्पेक्टर थे, वो इस रूल को टूटने से कभी नहीं रोकते थे। अगर ये रूल टूट रहे हैं तो वो टूट जाने देते थे, उसकी रोकथाम नहीं करते थे। ठीक है, तो इसका नतीजा क्या हुआ, कई जो क्राफ्टमैन यूनिट्स थे, जो स्मॉल वर्कशॉप थे, जहाँ पे कभी कभी जो वर्किंग आवर्स थे, जो वर्किंग डेज थे, वो 15 घंटे हो जाते थे। ये फैक्ट्री के मुकाबले, जहाँ पे 10 और 12 आवर्स थे, उसके मुकाबले कई गुना ज़्यादा थे। ठीक है, और जो रहने की व्यवस्था थी, वो भी अलग तरीके से, रूम से लेकर डोमेट्रीज के तक रहने की व्यवस्था थी, जहाँ पर ये फैक्ट्री वर्कर्स रहते थे। Workers were divided social group.
Some had strong link with the villages from which they come. Other had settled in cities permanently. Workers were divided by skill. A metal worker of St. Petersburg recalled metalwork considered themselves aristocrat among other workers. Their occupation demanded more trainings and skill. Women made up of 31% of the factory labor force by 1914, but they were paid less than men. Division among workers showed themselves in dress and manners too. Some workers formed association to help members in times of unemployed or financial hardship, but such association were low. तो जो वर्कर्स थे, जो काम करने वाले जो मजदूर थे, वो भी सोशल ग्रुपों में बटे थे। कुछ तो कुछ कुछ जो वर्कर्स थे वो अपने विलेज, जिस विलेज से आते थे उसकी वजह से उनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंक था, और जो कुछ वर्कर्स थे वो सिटी में परमानेंट सेटल हुए थे, उसकी वजह से उनके बीच में एक ग्रुप बना था। कुछ वर्कर अपने आप को स्किल के बेसिस में, अपनी क्षमता के बेसिस में डिवाइड कर कर रखे थे। तो जो सेंट पीटर्सबर्ग के जो मेटल वर्कर्स थे वो उन दिनों को याद करते जब वो कहते थे कि जो मेटल वर्कर्स हैं वो उस टाइम पे अपने आप को अरिस्टोक्रेट समझते थे दूसरे वर्करों के मुकाबले। ठीक है, अरिस्टोक्रेट तो मतलब उस समय वो अपने आप को बहुत ही ऊंचा दर्जा राजशाही समझते थे दूसरे वर्करों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि उनका जो काम था वो बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग और बहुत ज़्यादा स्किल की डिमांड करता था, तो इसलिए वो अपने आप को उस टाइम पर अरिस्टोक्रेटिक समझते थे अगर हम दूसरे बाकी वर्करों के मुकाबले। 1914 में जब 1914 आते आते जो वुमन की भागीदारी थी फैक्ट्री लेबर फोर्स में वो 31% बढ़ गई। लेकिन 31% बढ़ तो गई वुमेन की भागीदारी फैक्ट्री में वर्कर्स के तौर पे, लेकिन जो उनको वेजेस मिलते थे, जो उनको मेहताना मिलता था, वो आदमियों के मुकाबले बहुत कम था। कह दें या तो उनको आदमियों के मुकाबले हाफ मिलता था, या तो उनको 3/3 3/4 मिलता था आदमियों के मेहताने से। ठीक, तो उसी समय जो वर्कर्स थे उन्होंने अपने आप को ड्रेस को लेकर, मैनर्स को लेकर भी अपने आप को विभाजन कर दिया, अपने आप को डिवाइड कर दिया। कुछ जो वर्कर्स थे उन्होंने तो एसोसिएशन भी बना ली थी अपने मेंबर्स को हेल्प करने की, जब वो बेरोजगार हों, जब उनको आर्थिक स्थिति या फिर क्या बोलते पैसों की तंगी हो। तो ये जो एसोसिएशंस बने थे उस टाइम पे, ये गिनती में बड़े कम थे। Despite division, workers did united to strike work when they disagree with employer among about dismissal or work condition. These strikes took place frequently in the textile industries during 1896, 1897 and in the metal industries during 1902. मतलब आपस में, मतलब वर्करों के बीच में आपस में सोशल डिवीजन तो था, इसके बाद भी जो वर्कर्स थे कभी कभी धरने पे, स्ट्राइक पे बैठ जाते थे जब वो अपने एम्प्लॉयर की किसी वर्किंग कंडीशन से सहमत नहीं होते थे। ये देखिए, वर्करों के बीच में सोशल डिवीजन था, कोई विलेज से वजह से किसी से लिंक था, कोई एसोसिएशन से वजह से, कोई अपने स्किल की वजह से। मतलब वर्करों में सोशल डिवीजन तो था, लेकिन ये यूनाइट कब होते थे? जब वो अपनी एम्प्लॉयर की किसी बात को लेकर सहमत नहीं होते थे, जब वो अपने एम्प्लॉयर के जो वर्किंग कंडीशन दी जाती थी उससे सहमत नहीं होते थे, तो इन वर्करों के बीच में एक यूनिटी आती थी, एकता आती थी, और वो काम बंद करके धरने पे बैठ जाते थे। तो ये इस तरीके की जो स्ट्राइक होती थी वो ज़्यादातर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में होती थी और मेटल इंडस्ट्रीज में होती थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इस तरीके की स्ट्राइक बहुत ही आम बात हो गई थी 1896 से लेकर 97 तक, और उसके बाद 1902 से लेके ये जो धरने थे ये मेटल इंडस्ट्रीज में भी शुरू होने लगे। इन countryside, peasants cultivate most of land, but nobility, the crown and the Orthodox Church own large properties. तो अगर हम कंट्री साइड की बात करें, जो किसान थे वो बहुत बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी करते थे, पर जो नोबिलिटीज थे, जो ऊंचे घराने के लोग थे, जो राजा थे, जो ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले लोग थे, वो सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी उनके नाम पे सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी हुआ करती थी।
Like workers, peasants too were divided. They were also deeply religious. तो वर्करों की तरह, जैसे वर्कर ने अपने आप को सोशल ग्रुपों में बांट कर रखा था, कुछ अपने स्किल पे बेस पे बांटे थे, कुछ अपने गांव से रिलेटेड थे इसलिए बांटा था, कुछ लोग शहर में परमानेंट सेटल थे इसलिए बांटे थे, कुछ लोग ड्रेस को लेकर अपने आप को बांटा, मैनर्स को लेकर अपने आप बांटा। तो उसी तरीके से जैसे वर्कर कई डिवीजन में बटे थे, वैसे ही जो किसान थे वो भी, उन्होंने भी अपने आप को कई कई सोशल ग्रुपों में बांट लिया। सबसे ज्यादा धर्म को लेकर उन्होंने बांटा। एक्सेप्ट इन अ फ्यू केसेस दे हैड नो रेस्पेक्ट फॉर द नोबिलिटी. Noble got their power and position through their service to the Tsar, not through local popularity. This was unlike France, where during the French Revolution in Brittany, peasants respected nobles and fought for them. In Russia, peasants wanted the land of the noble to be given to them. Frequently, they refused to pay rent and even murdered landlords. In 1902, this occurred on a large scale in South Russia, and in 1905, such incidents took place all over Russia. तो अगर कुछ कुछ केसों की बात करें तो जो रशियन पेसेंट्स थे, जो रशियन किसान थे, वो नोबिलिटी की इज्जत नहीं करते थे। और उसका जो सबसे बड़ा कारण था, वो नोबिलिटी की इज्जत क्यों नहीं करते थे, मतलब कुछ ही केसेस में जो किसान थे नोबिलिटी की इज्जत करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो केसेस थे वहाँ पे किसान जो थे नोबिलिटी को कोई रेस्पेक्ट नहीं देते थे, उनकी कोई इज्जत नहीं करते थे। और उसका सबसे बड़ा कारण था ये जो नोबिलिटी को जो पावर मिली थी, जो उनको पोजीशन मिली थी, वो जार की वजह से मिली थी। ठीक है, वो पॉपुलर नहीं थे, वो लोकल में कोई पॉपुलर नहीं थे, वो लोकल में कोई मशहूर नहीं थे। उनको ये सारी पोजीशन पावर जार को सर्विस देने की वजह से मिली थी। और जो कि फ्रांस में ऐसा फ्रांस में नहीं था। फ्रांस में क्या था, जब रशियन रेवोल्यूशन हुआ था ब्रिटेनी में, तो वहाँ के जो किसान थे वो वहाँ के नोबल की रेस्पेक्ट करते थे और उनके लिए उन्होंने लड़ाई भी लड़ी। लेकिन रशिया में जो हिसाब था उल्टा था। वहाँ के पेसेंट्स क्या चाहते थे, रशिया के पेसेंट्स ये चाहते थे कि वो नोबल से जो लैंड जो नोबल को है वो उनसे लेके उन किसानों को मिल जाए। ठीक है, और जो रशियन किसान थे वो ज़्यादातर रेंट पे करने से मना कर देते। कभी कभी तो वो अपने लैंड लॉर्ड का हत्या भी कर देते, उनको मार भी देते थे। ये बड़ा आम था रशिया में। रेंट देने से मना करना, किराए देने से मना करना, अपने लैंड लॉर्ड को मारना बड़ी आम बात थी, पर मतलब फ्रिक्वेंटली होती रहती थी। 1900 में इस तरह की जो घटना थी अपने लैंडलॉर्ड को मारने की और जो कर है वो देने से मना करने की, साउथ रशिया में बहुत ही बड़े पैमाने पे होने लगी। और 1905 आते आते ये लगभग पूरे रशिया में फैल गई। Russian peasants were different from European peasants in another way. They pooled their land together periodically and their commune divided it according to the needs of individual family. तो जो रशियन के जो किसान थे वो बाकी यूरोपियन किसानों के मुकाबले बड़े अलग थे। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, ये अपने लैंड को एक साथ पीरियडिकली एक साथ इकट्ठा करते थे और जो वो जो कम्यून थी उसको आपस में इंडिविजुअल फैमिली के नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर देते थे। ठीक है, जो भी मिलता था उसको आपस में, मतलब एक साथ खेती बाड़ी करते थे। व्हाट दे वांटेड टू से, ये पहले लैंड को एक साथ जोड़ते थे, पीरियडिकली एक साथ जोड़ते थे और एक साथ खेती बाड़ी करते थे, और जो फायदा मिलता था वो इंडिविजुअल, मतलब हर फैमिली के नीड्स के अकॉर्डिंग उसको बांट लेते थे। ठीक है, सोशलिज्म इन रशिया। ना रशिया में सोशलिज्म कैसे आया? ठीक है, all political parties were illegal in Russia before 1914. Russian Social Democratic Worker Party was founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. However, because of government policy, it has to be operated as an illegal organization. It set up a newspaper, mobilized worker and organized strikes. तो जो 1914 से पहले जितनी भी राजनीतिक पार्टी थी रशिया में वो गैर कानूनी थी। ठीक है, जो रशियन डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी जो कि 1898 में
बनाई गई थी किसी सोशलिस्ट द्वारा, जो कि कार्ल मार्क्स जो थे उनके आइडिया को, उनके विचारों को रेस्पेक्ट करता था। तो 1894 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी को बनाया गया एक सोशलिस्ट द्वारा, जो कि कार्ल मार्क्स के विचारों को बड़ा रेस्पेक्ट करता था, बड़ा मानता था, ठीक है। पर गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से ये जो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी थी, इसको भी इलीगल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि ये गैर कानूनी काम करते थे, ठीक है ना। ये जो पॉलिटिकल पार्टी थी, इन्होंने न्यूज़पेपर खोले, वर्कर को इधर से उधर करना शुरू कर दिया, कई जगह पे धरने, स्ट्राइक इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड किए थे। इसलिए इस जो पॉलिटिकल पार्टी को गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था। Some Russian socialists felt that Russian peasant custom of dividing land periodically made them natural socialist. So peasant, not worker, would be the main force of revolution, and Russia could become socialist more quickly than other countries. तो जो कुछ रशियन सोशलिस्ट थे, उनको ये लगता था जो रशियन पेसेंट्स हैं, यानी कि जो रशियन किसान हैं, उनका ये जो कस्टम है, मतलब उनका जो कस्टम जो कि लैंड को एक साथ करना, ठीक है, ये नेचुरल सोशलिस्ट को दर्शाता है। मतलब ये नेचुरली एक सोशलिस्ट है। क्यों? क्योंकि ये लैंड को एक साथ करते हैं, फिर उसके बाद जो लैंड से फ़ायदा होता है, मतलब एक साथ खेती करते हैं, फिर उसके बाद जो लैंड से फ़ायदा होता था वो फैमिलीज की नीड्स के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड करते थे। तो रशियन जो सोशलिस्ट थे, उनको ये लगता था ये तो नेचुरल सोशलिस्ट है, जो रशियन किसान है वो नेचुरल सोशलिस्ट है। क्यों? क्योंकि उनका जो कस्टम था लैंड को पीरियोडिकली डिवाइड करने का, वो उनको नेशनल सोशलिस्ट का दर्जा देता था। तो जो किसान थे, तो वो उनको मेन फोर्स मान कर रख रहे थे। वो वर्करों को रेवोल्यूशन का मेन फोर्स नहीं मान रहे थे, वो रशियन किसानों को मेन फोर्स मान रहे थे कि भाई जब रेवोल्यूशन वो स्टार्ट करेंगे तो जो मेन मुद्दा है, जो मेन फोर्स होगी इस रेवोल्यूशन की, जो मेन सपोर्टर होंगे इस रेवोल्यूशन के, वो किसान होंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो रशिया है वो बहुत आसानी से सोशलिस्ट बन जाएगा बाकी कंट्रियों के मुकाबले, ठीक है। तो वो रशियन पेसेंट्स को अपने ध्यान में रखा, वर्करों को नहीं। वर्कर तो वैसे भी डिवाइड थे, लेकिन वर्कर पूल करके काम नहीं करते थे। यहाँ पे जो पेसेंट्स थे वो पूल में काम करते थे। तो इन्होंने रशियन पेसेंट्स को, रशियन किसानों को क्या बोलते हैं, मेन फोर्स बना लिया रेवोल्यूशन का, ठीक है। और उनका ये सोचना इसलिए था कि उनको लग रहा था इस तरीके से जो रशिया है सोशलिस्ट कंट्री बहुत जल्दी बन जाएगी दूसरी कंट्रियों के मुकाबले। Socialists were active in the countryside through the late 19th century. They formed the Socialist Revolution Party in 1900. This party struggled for peasants' right and demand that had belonged to noble be transferred to peasants. Belonging to nobles be transferred to peasants. Social Democrats disagreed with socialist revolutionaries about peasants. Lenin felt that peasants were not one united group. Some were poor, some other rich, some worked as laborers while others were capitalists who employed workers. Given the differentiation within them, they could not all be part of socialist movement. तो जो क्या बोलते सोशलिस्ट थे वो कंट्री साइड में, मतलब मेन में नहीं, लेट 19th सेंचुरी में ये जो सोशलिस्ट थे, जब तक पूरी लेट 19th सेंचुरी, मतलब लेट 19th सेंचुरी में जितने भी जो सोशलिस्ट थे कंट्री साइड में बड़े एक्टिव थे, ठीक है, मतलब बड़े जोशों से काम कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 1900 पे सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी का गठन किया, ठीक है। लेकिन ये जो पार्टी थी वो जो किसानों के अधिकार, ठीक है, उनकी जो डिमांड थी कि जो भी लैंड नोबल को बिलोंग करता है वो किसानों को दे जाए, उसके लिए संघर्ष कर रही थी। कौन सी पार्टी संघर्ष कर रही थी? जो 1900 पे जो पार्टी बनी थी, सोशलिस्ट रेवोल्यूशन पार्टी जो बनी थी, वो रशियन किसानों की डिमांड, रशियन किसानों के अधिकार को लेकर उनकी जो डिमांड थी, उनकी जो मांग थी कि जितने भी लैंड नोबल को
नोबल को बिलोंग करते, जितने भी लैंड नोबल के हैं वो किसानों को दे जाए। इन दोनों चीजों के लिए ये जो पार्टी थी वो संघर्ष कर रही थी, लड़ रही थी। तो कुछ जो सोशल डेमोक्रेट्स थे, मतलब ज्यादातर जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस बात से सहमत नहीं थे जो कि जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी है वो पेसेंट्स को, किसानों को लेकर बने। ठीक है, अब वो क्यों नहीं सहमत है? जैसे बहुत सारे लोग, जितने बहुत सारे सोशलिस्ट ये सोच रहे थे कि हम अपने रेवोल्यूशन का जो बेस है, हम जो अपने रेवोल्यूशन का जो मेन फोर्स है वो रशियन किसानों को बनाएंगे। लेकिन बहुत सारे जो सोशल डेमोक्रेट्स थे वो इस बात से सहमत नहीं थे। वो क्या बोलते, जितने भी सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उनकी बातों से सहमत नहीं थे। वो ये नहीं चाहते थे कि जो पेसेंट्स हैं, जो रशियन किसान है, वो मेन फोर्स बने रेवोल्यूशन का। और उसकी वजह ये थी, लेनिन को ये लगता था जो किसान है वो एक 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 ग्रुप नहीं है, वो एक यूनाइटेड ग्रुप नहीं है। जो किसान है उनमें एकता नहीं है। क्यों? क्योंकि लेनिन का ये कहना था कि जो कुछ किसान है वो अमीर हैं, कुछ किसान है वो गरीब है, और जो कुछ किसान है वो लेबरर की तरह काम करते हैं। ठीक है, और जो कुछ किसान है वो कैपिटलिस्ट हैं जो कि दूसरे वर्कर्स को नौकरी देते हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहे थे कि इन किसानों में बड़ा डिफरेंशिएशन है। ठीक है, और जिसकी वजह से वो सोशलिस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। ठीक, क्योंकि कुछ गरीब अमीर हैं, कुछ मजदूर हैं, कुछ तो कैपिटलिस्ट हैं जो दूसरे को नौकरी दे रहे हैं। तो इनमें बड़ा अंतर है। इन इतने जो ये रशियन किसान है इनमें बहुत अंतर है, और आपस में ही इनमें बड़ा अंतर है। आपस में ये एक दूसरे पे भेदभाव करते हैं। तो इनको हम सोशलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा कैसे बना सकते हैं ना? The party was divided over the strategy of organization. Vladimir Lenin thought that in a repressive society like Tsarist Russia, the party should be disciplined and should control the number and quality of its members. Others thought that the party should be open to all. ठीक, तो जो पार्टी थी वो अपनी स्ट्रैटेजी की वजह से आपस में बटी हुई थी। जो ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी थी तो उसी में जो पार्टी थी वो आपस में बटी हुई थी। जो लेनिन थे, जो कि उस टाइम पे बोल्शेविक ग्रुप को लीड करते थे, उनका ये मानना था कि जो एक इस तरीके की जो सोसाइटी है रशिया की, जहाँ पे जारिस्ट रशिया द पार्टी शुड बी, जैसे जो जारिस्ट है वहाँ पे जो पार्टी है, मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको डिसिप्लिन होने की ज़रूरत है। वहाँ पे उस पार्टी में जितने भी मेंबर्स हैं वो क्वालिटी भरे मेंबर्स होने चाहिए, और जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या कम होनी चाहिए। लेकिन जो मेल्शेविक थे, यानी जो बोल्शेविक से अलग सोच रखने वाले जो मेल्शेविक थे, उनका ये मानना था कि जो पार्टी है वो सबके लिए होनी चाहिए, मतलब सबके लिए खुली होनी चाहिए, जो चाहे वो उसमें आके मेंबर बन सकता है इस पार्टी का। लेकिन बोल्शेविक की सोच अलग थी और मेल्शेविक की सोच दोनों में अलग थी। एक क्वालिटी मेंबर्स चाहते थे और बहुत लिमिटेड मेंबर चाहते थे, वेयरएज मेल्शेविक चाहते थे कि पार्टी सबके लिए खुली हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रिब्यूनेट टाइम, द 1905 revolution. Russia was an autocracy. Unlike the European ruler, even at the beginning of 20th century, the Tsar was not subjected to parliament. तो जो रशिया था वो ऑटोक्रेसी था, यानी राजाओं का देश था। जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज में जो रूलर थे जो 20th सेंचुरी के टाइम पे, तो यहाँ पे जो जार है, जार कौन है? जो रशिया का राजा था या जो रशिया का एम्परर था, वो उस समय पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं था। ठीक, बाकी यूरोपियन कंट्री में जितने भी जो एम्परर थे, किंग थे, वो पार्लियामेंट का हिस्सा थे, लेकिन रशिया में नहीं थे। लिबरल इन रशिया कैंपेन टू एंड दिस स्टेट ऑफ अफेयर. Together with the Social Democrats and Socialist Revolutionaries, they worked with peasants and workers during the Revolution of 1905 to demand a constitution. They were supported in the empire by nationalists and in Muslim-dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to lead their society. तो जो लिबरल थे, जो रशिया में जितने भी लिबरल थे, लिबरल्स वो लोग होते हैं जिनकी सोच थोड़ी सी खुली होती है,
वो ये चाहते थे ये जो स्टेट है, इस तरीके का जो स्टेट ऑफ अफेयर है उसको खत्म कर दें। क्या स्टेट ऑफ अफेयर है? जहाँ पे पार्लियामेंट में जार की कोई भागीदारी नहीं थी, जार का कोई जवाबदेही नहीं थी, मतलब जार के पास अपनी पावर है और पार्लियामेंट अपनी चल रही है, वहां पर यही था। और ये लिबरल चाहते थे कि भाई इस सिस्टम को खत्म कर दो। तो इसके लिए क्या किया, डेमोक्रेटिक और जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी थे उन्होंने किसानों और वर्करों के साथ मिल के 1905 के रेवोल्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रख दी, ठीक है, मांग रख दी। तो जब 1905 में ये जो डेमोक्रेट्स थे, ये जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशनर थे, ये जो पेसेंट्स थे, ये जो वर्कर्स थे, जब इन्होंने 1905 रेवोल्यूशन के दौरान कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की, तो उनको सपोर्ट करने के लिए कई नेशनलिस्टों ने सपोर्ट किया। इसके अलावा जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे जिनको जिहादीज चला रहे थे, जो कि ये चाहते थे कि इस्लाम को एक मॉडर्न इस्लाम में तब्दील करके उनकी सोसाइटी को लीड करे, तो उन्होंने भी इस डिमांड को सपोर्ट कर दिया कि चलो अब रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, ठीक है। नाउ the year 1904 was particularly bad for Russian workers. Prices of essential goods rose so quickly that real wages declined by 20%. The members of Workers' Association rose dramatically. When four members of Assembly of Russia Workers, which has been formed in 1904, were dismissed at Potilov Iron Works, there was a call for industrial action. Over the next few days, over 1,10,000 workers in St. Petersburg went on strike demanding a reduction in working day to 8 hours, an increase in wages and improved in working condition. तो 1904 का जो साल था वो रशियन वर्कर के लिए बड़ा ही बुरा साल था। उसकी वजह थी जो असेंशियल गुड, जो डेली मर्रा की जो गुड्स थे, खाने पीने का जो सामान था, उसका जो प्राइस था वो बहुत ही तेजी से बढ़ गया था। और लेकिन जो उनको तनख्वाह मिल रही थी, जो उस समय रशियन वर्कर्स को जो मेहताना मिल रहा था, वो 20% गिर पड़ा, ठीक है। सिचुएशन तो तब और ज़्यादा खराब हो गई जब तो वर्कर एसोसिएशन के जो मेंबरशिप थी वो बड़ी ही ड्रामेटिकली बढ़ गई, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये था कि अगर आपको वर्कर एसोसिएशन का मेंबर बनना है तो आपको कुछ देना पड़ता है ना, तो वो भी बहुत बुरी तरीके से बढ़ गया। पहले 100 रुपये देकर आप मेंबर बन जाते थे, लेकिन अब वो मेंबरशिप चार्ज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो 4 मेंबर थे रशियन असेंबली के जिनको डिसमिस कर दिया था पेंटलिव आयरन वर्क से, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल एक्शन की डिमांड कर डाली, ठीक है। ये जो 4 वर्कर्स थे रशियन वर्क असेंबली के, जो रशियन वर्कर सभा के जो 4 मेंबर्स थे, उनको जब पेंटलिव आयरन वर्क से डिसमिस कर दिया गया तो उन्होंने एक इंडस्ट्रियल एक्शन की डिमांड कर दी। तो उसके बाद कुछ दिनों में 1,10,000 वर्कर ने सेंट पीटर्सबर्ग में जाके स्ट्राइक कर दी। अब जब उन्होंने धरना दे दिया, जब उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी, तो उन्होंने अपनी मांग रखी, उन्होंने अपने डिमांड रख ली कि भाई जो काम करने का समय है उसको कम किया जाए, यानी जो वर्किंग डे है, जो वर्किंग आवर है, उसको 8 घंटा किया जाए। उनका जो मेहताना है, यानी उनका जो वेजेस है उसको बढ़ाया जाए, और जो उनकी वर्किंग कंडीशन है, जिस हालात में वो काम करते हैं, जिस इन्वायरमेंट में काम करते हैं, उसको इम्प्रूव किया जाए। तो ये सारी डिमांड उन 1,10,000 वर्करों ने कर दी। और वो भी क्यों? क्योंकि जो 4 सदस्य थे रशियन वर्कर के, उनको डिसमिस कर दिया गया था, और जिसकी वजह से उन्होंने किया था कि अब हमें इंडस्ट्री के खिलाफ एक्शन लेने की ज़रूरत है, और इसी के लिए उन्होंने ये सब धरना वरना डिमांड शुरू कर दी। नाउ when the procession of workers led by Father Gapan reached the Winter Palace, it was attacked by police, and the Cossack
Over 100 workers were killed and about 300 wounded. The incident, known as Bloody Sunday, stirred a series of events that became known as the 1905 revolution. Strike took place all over country and university closed down. When student bodies stacked, walk out complaining about the lack of civil liberty, lawyers, doctors, engineers, other middle class workers established the Union of Unions and demanded a constituent assembly. तो ये जो वर्कर की जो फोर्स थी, ठीक है, जिसको फादर गैपन लीड कर रहे थे, मतलब जिसका नेतृत्व फादर गैपन कर रहे थे, जब ये वर्करों की जो फोर्स थी ये विंटर पैलेस पे पहुंची, विंटर पैलेस में पहुंची, तो उन फोर्स पे कई पुलिस वालों ने उन पे अटैक कर दिया। अब जब इन पुलिस वालों ने उन वर्क फोर्स पे अटैक किया, उन वर्करों पर, मजदूरों पर अटैक किया, तो लगभग 100 जो मजदूर थे वो मारे गए और 300 जो मजदूर थे वो घायल हो गए। अब ये जो इंसिडेंट था, ये जो हादसा था, उस टाइम पे ये जो हादसा था ब्लडी संडे कहलाया। क्यों? क्योंकि ये हादसा अक्टूबर के संडे को हुआ था, इसलिए इस हादसे को ब्लडी संडे कहा गया। अब इस हादसे के बाद कई हादसे होना शुरू हो गए, जिसको नाम दिया गया 1905 रेवोल्यूशन। यहाँ पर वर्करों को 100 वर्कर मर गए, 300 वर्करों को चोट लग गई। अब इस हादसे को ब्लडी संडे कहा गया। अब जब ये हादसा हुआ, इसके बाद कई और हादसे होना शुरू हो गए, कई और इवेंट शुरू हो गए, जिसको बाद में 1905 रेवोल्यूशन का नाम दिया गया। अब कई जगह पे हड़तालें होने लगी, पूरे रशिया में हड़ताल होने लगी, यूनिवर्सिटीज थे उनको बंद कर दिए गए, और जो स्टूडेंट्स थे वो सड़कों पे आ गए। वो सिविक जो लिबर्टीज थी, उसकी मतलब जो आज़ादी थी उसके मतलब कई आज़ादी, लैक ऑफ सिविल लिबर्टीज की बात करने लगे। जो लॉयर्स थे, जो डॉक्टर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, जो मिडिल क्लास वर्कर्स थे, उन्होंने यूनियन बनानी शुरू कर दी। उन्होंने फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करनी शुरू कर दी कि अब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रशिया में जो सिविल लिबर्टी थी, यानी कि जो सिविलियंस की जो आज़ादी थी, वो कहीं ना कहीं कम थी, ना के बराबर थी, मतलब थी ही नहीं। तो इसके लिए ये डॉक्टर, लॉयर, जो स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग द 1905 revolution, Tsar allowed the creation of an elected consultative parliament or Duma. For brief, while during the revolution there existed a large number of trade union and factory committees made up of factory workers. तो 1905 रेवोल्यूशन के दौरान जो जार था, उन्होंने सेलेक्टेटिव पार्लियामेंट यानी डूमा बनाने की इजाज़त देगी, ठीक है। और कुछ ही समय बाद, कुछ रेवोल्यूशन के कुछ दौरान, तो ये जो लार्ज नंबर जो ट्रेड यूनियन, बड़े लार्ज नंबर में ट्रेड यूनियन बनने लगे, फैक्ट्री कमिटीज बनने लगी फैक्ट्री वर्कर्स के लिए। आफ्टर 1905 most committees and union workers worked unofficially since they were declared illegal. Severe restrictions were placed on political activities. The Tsar dismissed the first Duma within 75 days and re-elected second Duma within 3 months. He did not want any question of his authority or any reduction in his power. He changed the voting laws and packed the third Duma with conservative politicians. Liberal and revolutionary were kept out. तो 1905 रेवोल्यूशन के बाद बहुत सारी जो कमिटी बनी थी 1905 के दौरान, फैक्ट्री कमिटीज बनी थी, मतलब कई फैक्ट्री वर्कर्स ने फैक्ट्री कमिटीज बनाई, ट्रेड यूनियन बनाई। तो ये जो फैक्ट्री कमिटीज थी, ये जो ट्रेड यूनियन से, ये अनऑफिशियली काम कर रहे थे, मतलब गैर कानूनी तरीके से काम कर रहे थे, जिसकी वजह से बाद में इनको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया कि ये जो यूनियन हैं, ये जो कमिटियां हैं, ये इलीगल हैं, ये गैर कानूनी, ठीक है। कई तरीके की जितनी भी राजनीतिक एक्टिविटी हो रही थी, उन पे कई तरीके के रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। जो जार ने जो पहला डूमा बनाया था, उसको उन्होंने 75 डेज के भीतर ही डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने सेकेंड
री इलेक्शन कराया सेकेंड डूमा 3 मंथ में ही, सेकेंड डूमा री इलेक्शन करवा के सेकेंड डूमा बनाया, ठीक है, पर उन्होंने उसको भी खत्म कर दिया, ठीक है, सेकंड डूमा को भी डिसमिस कर दिया, बर्खास्त कर दिया। अब सेकंड डूमा को उन्होंने बर्खास्त इसलिए किया क्योंकि जार को ये चीज पसंद नहीं आई कि जो वो काम कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी पे सवाल उठे, ठीक है, उनकी जो अथॉरिटी है उन पे सवाल उठे, उनकी जो पावर है उसको कम कर दे। तो जार को ये चीज पसंद नहीं आए तो उन्होंने सेकंड डूमा भी खत्म कर दिया, ठीक है। उन्होंने जो वोटिंग करने का जो कानून था उसको भी बदल दिया, और जब जब उन्होंने थर्ड डूमा बनाया तो थर्ड डूमा में उन्होंने क्या किया, जितने भी कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स थे, पॉलिटिशियन थे, उन्होंने वो सारे उस थर्ड डूमा में भर दिए, ठीक है। कोई भी लिबरल या रेवोल्यूशनरी थर्ड डूमा में नहीं था। अब ये डूमा क्या थी, ये डूमा थी कंसर्वेटिव पार्लियामेंट, जिसको इलेक्ट की कराई गई थी, ठीक है, ये याद रखिए, डूमा कंसल्टेटिव पार्लियामेंट थी। अब जो फर्स्ट डूमा थी उसको 75 डेज में खत्म कर दिया जार ने, फिर उन्होंने दोबारा इलेक्शन करवाया, सेकंड डूमा बनाया, तो और ये जो सेकंड डूमा था 3 महीने के अंदर बना, लेकिन ये सेकंड डूमा भी जार ने खत्म कर दिया। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड डूमा था वो जार की शक्तियों पे, जार की अथॉरिटी पे सवाल उठाने लगा था, वो जार की पावर को कम करने की कोशिश कर रहा था। तो जो जार था उन्होंने सेकंड डूमा भी खत्म कर दिया, और जब उन्होंने सेकंड डूमा खत्म किया तो उन्होंने जो वोटिंग करने के जो कानून को था उसको बदल दिया, और थर्ड डूमा में उन्होंने क्या किया, सारे कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन से उनको भर दिया और लिबरल और रेवोल्यूशनरी को थर्ड डूमा से दूर रखा। नाउ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर। अब हम आते हैं पहला विश्व युद्ध और रशियन एम्पायर। इन 1914 वार ब्रोक आउट बिटवीन टू यूरोपियन अलायंस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, टर्की एंड फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। तो 1914 में पहला विश्व युद्ध ब्रोक हुआ जिसमें 2 यूरोपियन अलायंस थी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की, और दूसरी तरफ फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। Each country had a global empire and the war was fought outside Europe as well as in Europe. This was the first war. तो दोनों जो अलायंस थे वो वर्ल्ड वाइड नोन थे, ठीक है। दोनों जो अलायंस है उनकी अपनी एक ग्लोबल एम्पायर थी, अपनी ही कॉलोनी थी। तो उन्होंने जो ये युद्ध था, वो जो ये वॉर था, वो यूरोप के अंदर तो लड़ाई ही, यूरोप के बाहर भी लड़ा। और इसी वॉर को जब ये 6 मेजर एम्पायर्स आपस में लड़े तो इसी वॉर को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का नाम दिया गया। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. As the war continued, though the Tsar refused to consult the main parties in Duma, support were thin. Anti-German sentiments ran high, as can be seen in renaming of St. Petersburg, a German name, as Petrograd. The Tsarina Alexandria's German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin, made the aristocracy unpopular. तो रशिया में क्या था, तो जब ये वॉर शुरू हुआ तो जो पीपल थे, शुरुआत में तो जो लोगों ने जार के इर्द गिर्द रैली शुरू कर दी, ठीक है। पहले तो ये जो फर्स्ट पहला विश्व युद्ध था, पहले तो बड़ा पॉपुलर हो गया, बड़ा फेमस हो गया रशिया में, ठीक है। और पीपल्स जार निकोलस के इर्द गिर्द, जार निकोलस के अराउंड रैलीज करने लगे। लेकिन जैसे जैसे वॉर कंटिन्यू हुआ, ठीक है, जैसे जैसे ये विश्व युद्ध बढ़ा, तो जो जार था वो डूमा की सलाह को, जो मेन पार्टी थी डूमा में, उसकी सलाह सुनने से मना करने लगा। जो सपोर्ट था वो धीरे धीरे हटने लगा। जार को जो सपोर्ट मिल रहा था डूमा से वो धीरे धीरे हटने लगा, और जो लोगों के बीच में जर्मन के खिलाफ जो सेंटिमेंट्स थे वो खत्म होने लगे, ठीक है। अब आप ये मतलब इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, मतलब इसका सबसे बड़ा सबूत ये था कि जो सेंट पीटर्सबर्ग था उसका जर्मन नेम कर दिया गया, उसको पोर्टुगाट कर दिया गया। अब इसकी वजह ये थी, जो जारीना थी अलेक्जेंड्रा, वो जर्मन ऑरिजिन थी, ठीक है। वो एक बड़ी ही पुअर सलाहकार थी, ठीक है।
especially among restaurant made the aristocracy अनपॉपुलर। तो जारीना के साथ जो एक मॉन्क आया था, जो एक भंता आया था और जो कह सकते संत आया था, उसने कहीं ना कहीं अरिस्टोक्रेसी को बड़ा अनपॉपुलर कर दिया, क्योंकि उसके जो फैसले हुआ करते थे, उसकी जो एडवाइजर्स थी वो बहुत ही खराब थी। ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर फ्रॉम द on the western front. In the west, armies fought from trench stretch along eastern France. In the east, army moved a good deal and fought battle, leaving large casualty. तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो वेस्टर्न फ्रंट से जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो वेस्टर्न फ्रंट से कई गुना अलग था। ईस्टर्न फ्रंट्स में कुछ और हो रहा था और वेस्टर्न फ्रंट्स में कुछ और होता था। वेस्ट में जो आर्मी थी वो लड़ के आगे बढ़ती जा रही थी। ठीक है। ईस्ट और इन द वेस्ट आर्मीज फॉट फॉर स्ट्रेच अलोंग ईस्टर्न फ्रांस। ठीक है। जो वेस्ट में आर्मी लड़ रही थी वो ईस्टर्न जो फ्रांस के ईस्टर्न की तरफ बढ़ती जा रही थी। लेकिन ईस्ट में क्या हो रहा था, आर्मी आर्मी लड़ तो रही थी लेकिन बड़ी कैजुअलिटी पीछे छोड़ दी जाती, मार मार क्या बोलते खून खराबा होता जा रहा था। डिफीटेड वे शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। जो डिफीट, ठीक है, अब वेस्ट में वेस्टर्न साइड में तो सही हो रहा था, ईस्टर्न साइड में लेकिन गलत हो रहा था। लेकिन जो डिफीट थी, जो हार थी, वो बड़ी ही डिमोरलाइज करने वाली थी। ठीक है। मतलब भय भी तो थी, बड़ी डिमोरलाइज करने वाली थी। जो रशियन आर्मी लॉस्ट बैडली इन जर्मनी ऑस्ट्रेलिया बिटवीन 1914 एंड 1916। तो जो रशियन आर्मी थी वो जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया में हार गई 1914 से लेकर 1916 तक। देयर वेयर over 7 million casualty by 1917। 1917 आते आते 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई रशिया में। They were retreated. The Russia army destroyed crops building to prevent the enemy from being able to live off the land। तो जो रशियन आर्मी थी उन्होंने जो एनिमीज थे वो वो अब जमीन छोड़ के ना जा पाए, इसके लिए उन्होंने कई बिल्डिंगें बर्बाद कर दी, कई फसलें बर्बाद कर दी, ताकि वो जो आर्मी थी वो जिंदा जमीन छोड़ के ना जा पाए। उनको मारने के चक्कर में उन्होंने कई कई बिल्डिंगें गिरा दी, कई क्रॉप्स गिरा दिए। द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स बिल्डिंग लेड टू 3 मिलियन रेफ्यूजीज इन रशिया। तो ये जो तबाही थी, जो जो डिस्ट्रक्शन था, फसलों की तबाही, बिल्डिंगों की तबाही, कहीं ना कहीं उन्होंने 3 मिलियन रेफ्यूजी रशिया में कर दिए। ठीक है। 7 मिलियन कैजुअलिटी हुई तो ही, लेकिन 3 मिलियन रेफ्यूजी रशिया में हो गए। द सिचुएशन डिस्क्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द जार। सोल्जर डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर। तो ये जो सिचुएशन थी ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट और जार की बड़ी आलोचना करने लगी, मतलब उनको बड़ा इनफेमस कर दिया। और जो सोल्जर थे, जो फौजी थे, वो इस अब वो ये नहीं चाहते थे कि अब वो इस युद्ध को लड़े। ठीक है। The war also had severe impact on industry. Russian-owned industry were few in number and the industry was cut off from other supplies of industrial goods by German control of Baltic Sea. Industrial equipment disintegrated more rapidly in Russia than elsewhere in Europe. By 1916, railway line begins to break down. Able-bodied men were called up to the war. As a result, there were labor shortage and small workshop producing essentials were shut down. Large supplies of grains were sent to feed the army. For the people in the cities, bread and flour became scarce. By the winter of 1916, riots at bread shop were common. तो ये जो युद्ध था ये कहीं ना कहीं रशिया की इंडस्ट्री पे भी उसका बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा। जो जितनी भी रशिया थी, वैसे भी जो रशियन इंडस्ट्री थी वो संख्या में बड़ी कम थी। ठीक है। वो अगर बात करें तो रशियन इंडस्ट्रीज बहुत कम थी। ठीक है। लेकिन युद्ध की वजह से मतलब जो सप्लाई, जो रशियन इंडस्ट्रीज को जो रॉ मटेरियल सप्लाई होता था वो एरिया जर्मन के कंट्रोल में आ गया था। ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जो
जो रशियन इंडस्ट्रीज के जो इक्विपमेंट थे वो धीरे धीरे क्या बहुत ही जल्दी डिसइंटीग्रेटेड हो गए बाकी यूरोप के मुकाबले। ठीक है, अब जब 1916 में जो रेलवे लाइन बनी थी वो तोड़ दी गई, वो मतलब टूटने लगी, और जो बड़े वेल बॉडी जो लोग थे, जो आदमी थे, उनको वॉर के लिए भेजा जाने लगा। इसका नतीजा क्या हुआ, जब जो आदमी जो वेल बॉडीड मैन थे, जो आर्मी थे, जो काम करने लायक जो आर्मी थे, सॉरी जो काम करने लायक जो लोग थे, जो आदमी थे, उनको जब वॉर के लिए भेज दिया गया, तो उसका नतीजा क्या हुआ, मजदूरों की कमी पड़ गई। अब जब मजदूरों की कमी पड़ गई, जो छोटे वर्कशॉप्स थे, जो एसेंशियल जो खाने पीने की चीज बनाते थे, वो बंद हो गए। तो क्या हुआ, जो लार्ज अमाउंट में जो ग्रेन होती थी, जो मतलब एसेंशियल चीजें बंद हो गई, तो जो लार्ज अमाउंट में जो अनाज था वो आर्मियों को जाने लगा। अब इससे क्या हो गया, अब ब्रेड की सिटीज में ब्रेड की और आटे की कमी होने लगी। ठीक, तो 1916 के विंटर में अब जो दंगे फसाद होने लगे, ब्रेड शॉप के सामने जो दंगे फसाद होते थे वो बड़े कॉमन होते थे, छोटे झगड़े होते थे, वो बड़े कॉमन हो गए। नाउ हियर वी एंड दिस class. See you in my next class. Please continue to watch my video for further chapter. Have a good day. Have a nice day.